लोकसभा में ऐसा क्या हुआ जो अब तक के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। संसद में शोर खत्म हुआ लेकिन बात शुरू नहीं हुई। लोकसभा में कैसे पहले शब्दों पर झगड़ा हुआ, फिर आरोपों पर झगड़ा हुआ, फिर माइक पर झगड़ा हुआ और आखिर में एक ऐसा पल आया जब झगड़ा भी थक कर बैठ गया। नेता विपक्ष अपनी सीट पर चुपचाप, लोकसभा अध्यक्ष भी चुपचाप, मंत्री भी चुपचाप। लेकिन उस समय संसद में जो सुनाई दे रहा था वो था आवाजों के बीच एक बहुत परेशान करने वाला मौन। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। आवाजों की मंडी है संसद, शोर ही शोर, इतना शोर कि न कुछ सुनाई देता है न कुछ समझ आता है। शब्द बहुत, संवाद नहीं, स्वर बहुत, अर्थ नहीं। मानो हर कोई बोल रहा हो पर कोई किसी को सुन नहीं रहा। संसद का ये शोर हमने देखा है, लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में आज पहली बार सुनाई दिया मौन, लंबा मौन, बार बार लंबा मौन। मुझे धूमिल की एक मशहूर कविता याद आई, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये मौन आज संसद में दिखा। ये मौन कुछ लम्हे ठहर गया, जैसे ठिठक गया हो, जैसे संसद को कुछ क्षण के लिए काट मार गया हो। क्यों हुआ ऐसा? वहां इतनी चुप्पी कैसे थी जो हर किसी को दिखाई पड़ रही थी? सच है कि शोर आज भी था, हंगामा आज भी था, लेकिन बीच बीच में एक मौन पसर जाता था, फैलता जाता था। न स्पीकर ओम बिरला कुछ कह रहे थे, न राजनाथ सिंह, न किरण रिजिजू और न राहुल गांधी। सब जैसे सख्ते में आ गए थे। मुझे सैमुअल बेकेट की याद आई। उनका मशहूर नाटक है वेटिंग फॉर गोदो। बेकेट करीब एक सदी पहले हुए थे। विश्व युद्धों के बीच का जो समय था उसमें अस्तित्ववादी संकट था। वो उसके लेखक थे। क्या था उस नाटक में जो मुझे अचानक याद आया? नाटक में दो किरदार हैं, व्लादिमीर और स्त्रगन। वो गोदो का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार, इतना इंतजार कि वो हताश हो जाते हैं। यहां जिसे आयरनी कहते हैं, विडंबना, बेकेट उसे चरम पर ले जाते हैं। तरह तरह की बातों के बाद खुशखुशी की बात सोचते हैं। मौत के ख्याल को एक मस्करी भरे दृश्य में बेकेट जोड़ देते हैं। इसके लिए दोनों के पास रस्सी नहीं है। एक अपने पजामे का नाड़ा निकालता है, दोनों उसकी मजबूती की जांच करते हैं, दोनों तरफ से उसे खींचते हैं, रस्सी टूट जाती है, दोनों अलग अलग दिशाओं में गिर पड़ते हैं। आप कुछ क्षण के लिए हंसते हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक दोनों तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। मंच पर एक ठोस सी खामोशी से दर्शकों को एहसास होता है कि हंसी के पार बहुत गहरी करुणा छिपी हुई है इस दृश्य में। एक बेचारगी जिसमें न जीने का साधन है न मरने का साधन। इसे एब्सर्ड थिएटर कहते हैं। मुझे इसका ख्याल क्यों आया? क्योंकि संसद में हर कोई बोलता है, आज भी बोल रहा था, लेकिन आज चुप्पियां भी बोल रही थी, लंबी लंबी चुप्पियां। बस रिकॉर्ड के लिए बता दूं, राहुल गांधी करीब 50 मिनट बोले, इडियट और अनभक्त शब्द बोल गए। जिस संसद में न जाने क्या क्या कहा सुना जाता है, वहां सत्ता पक्ष को अचानक मर्यादा का ख्याल आया। असंसदीय शब्दों की चिंता हो गई। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा, कहा कि छात्रों पर फायरिंग का आदेश उन्होंने ही दिया था। बीजेपी की दलील थी कि ऐसे आदेश नेता नहीं देते, पुलिस अफसर देते हैं। जाहिर है इस जवाब में भी एब्सर्डिटी है। इस
फर्क के साथ कि बीजेपी यहां रस्सी अपने नहीं दूसरों के गले में बांधना चाहती है, लेकिन मर्यादा का वो नाड़ा टूटा जा रहा था। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने पेपर लीक के लिए संघ परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया। स्पीकर ने राहुल गांधी को 11 बार टोका, किरण रिजिजू ने 7 बार टोका, लेकिन राहुल जो बोल गए थे वो बोल गए थे, और उनके बोलने के बाद चुप्पियां बोलती रहीं, लंबी लंबी चुप्पियां। ये एक नया दृश्य था। दरअसल लगता है छात्र आंदोलन के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बीजेपी सख्ते में है कि जेनजी ने उसे हिला दिया, उसके मंत्री से इस्तीफा ले लिया, वो भी उन लोगों की वजह से जो कभी उसके खेमे के समझे जा रहे थे, जिन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने खुद प्लेट में सजा कर दी थी। हैरान कुछ कांग्रेस भी है, सोच रही है कि अब आगे क्या होगा, छात्रों के इस गुस्से को कहां कहां इस्तेमाल करें, किन किन मुद्दों से जोड़ें। फिलहाल लोकसभा में इस शोर शराबे और चुप्पी के बीच एंटी पेपर लीक बिल ध्वनि मत से पास हो गया, लेकिन बहस भी चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी उछलते रहेंगे। पता नहीं ऐसा मौन का लम्हा फिर कभी आएगा या नहीं। दरअसल राहुल गांधी छात्रों और परीक्षा व्यवस्था पर बोलने खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कई छात्रों से बातचीत की, उसमें एक 18 साल की छात्रा ने बताया कि सीखने वाला, सवाल पूछने वाला, सच को तलाश करने वाला होता है छात्र, उसमें ह्यूमिलिटी होती है। उसी बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रा ने उनको इडियट और अंधभक्त की भी परिभाषा बताई। छात्रा ने बताया कि इडियट वो होता है जो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, जैसे पूरा ज्ञान उसी के पास हो, वो एरोगेंट होता है। और अंधभक्त वो होता है जो मानता है कि एक दूसरा इडियट भगवान है। कुछ देर तक सुनने के बाद जैसे जैसे राहुल गांधी का भाषण आगे बढ़ा, सत्ता पक्ष ने उन्हें टोकना शुरू किया, शब्दों को असंसदीय बताया। किरण रिजिजू ने शब्द वापस लेने को कहा। राहुल बोले, मैंने किसी को इडियट नहीं बोला, मैंने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया। स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया और राहुल को विधेयक पर बोलने की हिदायत दी। So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर, सर, बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस में ऑर्डर रखूंगा क्या? ऐसा लगा कुछ क्षण के लिए
कि भाषण अब आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर शूटिंग की इजाजत दी, पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनको बार बार कहा कि आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, ये गंभीर आरोप हैं, ऐसा मत बोलिए, आपको गंभीरता से बोलना चाहिए। ये किस आधार पर आपने बयान दिया है, आपको किसने बताया, आप माफी मांगिए, ये छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी का जवाब था, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है, और इसी बहस में उनका माइक चल रहा था या नहीं चल रहा था, यह भी बहस का हिस्सा बन गया। और फिर अचानक आई खामोशी और लोकसभा में बैठ गई। राहुल बैठ गए। अध्यक्ष ने पूछा, आप बोलना नहीं चाहते? राहुल चुप रहे, मंत्रीगण भी चुप रहे। हमारा आज का वीडियो कुछ अलग सा, फिर आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमने आज जो देखा उस पर हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हुई हैं वहाँ पर उनसे अलग किस्म की होगी। ये रिपोर्ट है खामोशी के बारे में, किस तरह से खामोशी बोलती है, चिल्लाती है, उस बारे में। आप ज़रूर संदेश लिखिएगा, आपसे पता चलेगा उन संदेशों से कि आप किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आपके ढेरों संदेश आते हैं, ढेरों संदेश में लगातार पढ़ता हूँ। राजकृष्ण सांखला हैं, लिखते हैं कि हमारी टीम की मेहनत हर वीडियो में साफ दिखाई देती है, और सिर्फ टिप्पणी नहीं बल्कि सार्थक विश्लेषण भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ये सच है। नितिन सचान कहते हैं कि मुझे फिर से पूरे जोश में देखकर आपको अच्छा लगा। जेन-ज़ी की भाषा का इस्तेमाल उन्हें बेहद पसंद आया। जेन-ज़ी को मैं बहुत करीब से देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी बात समझने की कोशिश करता रहता हूँ, शायद इसलिए आपको ये रिपोर्ट में दिखाई दिया हो। रजनी वर्मा है, उनका कहना है कि जिस जेन-ज़ी की भाषा पर कभी आपत्ति जताई जा रही थी, वही भाषा संसद में चर्चा का हिस्सा बन गई। उनके मुताबिक जेन-ज़ी अब एक अहम ताकत बन चुकी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ही नहीं, अब तो ये दोनों दल यानी कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी भी मान रही है, बाकी विपक्षी पार्टियां भी मान रही हैं। सभी की नज़र उन पर है, देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। अनवर खान ने इसे असली पत्रकारिता बताया और कहा कि ऐसी निष्पक्ष और ज़मीनी रिपोर्टिंग ही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे सबसे ज़्यादा एंकरिंग से ज़्यादा पसंद आती है ज़मीनी रिपोर्टिंग। मुझे लगता है कि टेलीविज़न और इस माध्यम में असली चीज़ ज़मीनी रिपोर्टिंग है। देखता हूँ कहाँ तक इसका मौका मिलता है। आप नज़र बनाए रखिएगा। धन्यवाद। और डॉक्टर DN यादव ने एक ही पंक्ति में सब कुछ कह दिया। यही है पत्रकारिता का चौथा स्तंभ। बहुत संक्षेप में, बहुत सारगर्भित बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने संदेश भेजिए। इस वीडियो को, हमारे बाकी सारे वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं, उनको साझा कीजिए, ज़रूर शामिल कीजिए इनको व्हाट्सएप अपने ग्रुप्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग शामिल कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मित्र, उनको ये वीडियो, हमारे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और वो तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं हर बार इसको भूल जाता हूँ, ये सीखना पड़ेगा कैसे कहना है। धन्यवाद।